मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हालत बेकाबू है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है, लेकिन आज भी सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां हॉस्पिटल मैसर नहीं है। हालत यह है कि लोगों को गांव में ही नीम हकीमों या फिर झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ता है, और जो इलाज के लिए शहर का रुख करते भी हैं, उन्हें सरकारी अस्पतालों से वो तजुर्बा मिलता है कि वो दूसरी तरफ रुख नहीं करते। जहां जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, दवाओं की कमी, गंदगी आम बात है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सरकारी अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर, वहीं निजी अस्पताल दवाखाना कम। शोरूम ज्यादा लगते हैं जहां मर्ज का इलाज तो हो जाता है, लेकिन इलाज में मजलूम पर कितना कर्ज हो जाए, यह क्या बिक जाए, कहना मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मध्य प्रदेश में चरमरा गई है स्वास्थ्य सेवाएं? क्या बेलगाम हो गए हैं जूनियर डॉक्टर? क्या सरकार निजी अस्पतालों पर कभी लगा पाएगी लगाम? जनता मांगे में जवाब में आज ला इलाज अस्पतालों पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। ग्वालियर में दान की आंखें कूड़ेदान में। इंदौर में जूड़ा हड़ताल से गई मरीज की जान। जबलपुर में भी वक्त पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। ग्वालियर में न्यूज एक्सप्रेस की खबर का असर। जयरोग अस्पताल के नेत्र विभाग के प्रभारी समेत 3 सस्पेंड। कचरे के ढेर में पड़ी मिली थी आंखें। बीजेपी सरकार पर मैग्नीज घोटाले का आरोप। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। परिवहन मंत्री ने कहा निराधार है आरोप, करेंगे मानहानि का केस। रीवा में शहीद जवान जितेंद्र के परिवार से मिले सीएम शिवराज। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। गांव में बनेगा शहीद का स्मारक। गरोठ उपचुनाव को लेकर अरुण यादव ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा खत। सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा कि मंदसौर में तैनात तीनों अफसर सरकार को पहुंचा सकते हैं फायदा। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत गर्म। सीएम रमन सिंह के बयान पर जोगी का पलटवार। कहा राहुल की चिंता न करे रमन। गृह मंत्री के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी दिया बयान। कहा हमदर्द बनने का ढोंग कर रहे हैं राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को सौगात। महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा। अब 223% की दर से महंगाई भत्ता। भोपाल के कोलार में विवाहित इंजीनियरिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 8 महीने पहले ही की थी लव मैरिज। और उज्जैन में 2016 के महाकुंभ में पहला शाही स्नान 22 अप्रैल को होगा। महाकुंभ में होंगे 8 शाही स्नान। रेलवे चलाएगा 100 स्पेशल ट्रेन। तो मरने के बाद भी किसी की जिंदगी को रोशन कर जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। यही वजह है कि कई लोग अपने जीते जी आंखें दान कर जाते हैं, ताकि उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद किसी नाबीना की जिंदगी रोशन कर सके। लेकिन उनका ये महादान जब कूड़ेदान दिया जाए, आप क्या कहेंगे?
धरती के भगवान कटघरे में हैं तो कहीं इलाज से ज्यादा मसरूफियत हड़ताल में। गोया किसी मरीज की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हट गए तो फिर जूनियर डॉक्टर की एकता ही क्या। उधर प्रशासन भी कुछ ठोस कदम उठाने के बजाय उन्हें आश्वासन की घुट्टी पिला देता है। तो मध्य प्रदेश में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद हालत बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। मरीज परेशान हैं तो जूनियर डॉक्टर हड़ताल में मस्त। तो कहीं नेत्रहीनों की जिंदगी में रोशनी की उम्मीद को ही कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। सूबे में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, भगवान भरोसे मरीजों की जान। मध्य प्रदेश में लाइलाज अस्पताल। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं आईसीयू में नजर आ रही हैं। ग्वालियर के जय आरोग्य हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जो मिसाल है लापरवाही और नाफरमानी की। यहां कचरे के ढेर में फेंक दी गई आंखें, वो आंखें जो किसी नाबीना की जिंदगी में रोशनी ला सकती थी। ये उन लोगों की आंखें हैं जो मरने के बाद भी अपनी आंखों के जरिए किसी के ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहते थे, लेकिन वो तमाम हसरतें और ख्वाब कचरे के ढेर को सुपुर्द कर दिए गए जो इन आंखों में सजने वाले थे। यहाँ चीख पुकार मचा रहा किशन गंभीर नाम का ये शख्स कोई और नहीं, उस माँ का बेटा है जिसकी माँ अपनी आंखें दान कर गई थी, और उनके देहांत के बाद किशन ने बड़ी हसरत के साथ अपनी माँ की आंखें जय आरोग्य हॉस्पिटल के सुपुर्द कर दी थी। वहीं 3 सफाई दे रहे हैं। 3 डॉक्टर्स आए, मैडम, ये 3 मैडमें हैं, 1 2 3 एक सर थे, उसमें 2 मैडम थी। तो इन्होंने जो हमसे कहा कि हम आपकी आय के लिए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एप्रिसिएशन दिया। उन्होंने कहा कि हम विदिन 8 आवर के अंदर आपकी, या 12 आवर के अंदर मैक्सिमम, हम आपकी आंखें लगा देंगे। मतलब मदर किया कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को, उन्होंने फॉर्मेट पे मेरे को एक सिंपल कागज में साइन कराया। मैंने ये भी बोला उनसे कि ये फॉर्मेट, मेरे को वहाँ पे दूसरा फॉर्मेट था। चलो, मैंने कही, मैं उस समय इतना हताश था कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, मैं आपका जो है वहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ग्वालियर के जय आरोग्य हॉस्पिटल की लापरवाही तो एक बानगी भर है। जबलपुर में भी हालात ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ रेलवे हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद घर वालों ने जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की। घर वालों का इल्जाम था कि वक्त पर सही इलाज किया जाता तो जान बच सकती थी। वहीं इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं। वजह है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। 3 दिन से जूदा हड़ताल पर हैं और इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ इलाज न मिलने की वजह से एक मरीज की जान जा चुकी है। यहाँ भी इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत हो गई। यहाँ दूर दराज से आने वाले मरीज और परिजन इलाज के लिए, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ नर्सिंग स्टाफ ही दवाई देकर इंजेक्शन लगा रहा है। ना तो उनकी जांच हो रही है और ना ही कोई ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। बस दिक्कत है, गोली चालू है और इंजेक्शन लगा रहे हैं और ड्रेसिंग तो नहीं हुई। कौन कर रहा है ये ड्रेसिंग, और क्या डॉक्टर्स ने चेकअप किया? नहीं, डॉक्टर तो अभी 3 दिन से हड़ताल चालू है, तो ये ड्रेसिंग नहीं चालू है, इंजेक्शन लगा रहे हैं और दवाई गोली चालू है। सूबे के सरकारी अस्पताल की हालत तो निजी हॉस्पिटल चांदी काट रहे हैं। मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। भोपाल में ही प्राइवेट हॉस्पिटलों पर मौत के बाद भी इलाज के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि हालात पहले से मुफीद हैं। वहीं कांग्रेस ने लचर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी का मानना है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, तो हमारे स्वास्थ्य का जो बजट है वो किस तरह से खर्च हो रहा है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
और ये लापरवाहियां जो चल रही हैं वो केवल भ्रष्टाचार करने के लिए चल रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का भी संरक्षण अधिकारियों को प्राप्त है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता रहा है और मैं समझता हूं आज मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर स्थिति है वो आस पड़ोस के किसी भी राज्य से बेहतर है। स्वास्थ्य आवाम का मौलिक हक होने के बावजूद भी सियासत के लिए ये कभी बड़ा मुद्दा नहीं रहा। ये भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के लिए भी अब ये सेवा नहीं बल्कि मेवे का पेशा बन गया है। ऐसे में डर है कहीं लाइलाज अस्पताल नासूर ना बन जाए। ग्वालियर से विनोद शर्मा, जबलपुर से कार्तिक अग्निहोत्री के साथ इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। तो जब कटघरे में हो धरती के भगवान, मजलूमों को इलाज भी न हो मयस्सर, ताक पर रखे जाए कायदे कानून, तो सवाल उठते हैं। क्या मध्य प्रदेश में सेवाएं, क्या बेलगाम हो गए हैं जूनियर डॉक्टर? निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट कब तक? क्या सरकार निजी अस्पतालों पर कभी लगा पाएगी लगाम? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कांग्रेस नेता कैलाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ सरकार के अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। और निजी अस्पताल संचालकों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नर्मदा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर राजेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र प्रधान जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही है। जब 2003 में नारा दिया गया था बिजली पानी सड़क, निश्चित तौर पे इसमें आपकी सरकार बनी, लेकिन उसके साथ एक आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था 2003, 8, 13 सभी का घोषणा पत्र देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बेहतर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वही ढाक के 3 पात जो पहले स्वास्थ्य सेवाएं थी उन्हीं में थोड़ा अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप दिखा रहे हैं। आज भी गांव में मरीजों को डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं। देखिए, आपके आरोप अगर आप कंपेयर करेंगे 2003 को 2015 से, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत परिवर्तन आया है। आज समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर्याप्त कहूं या ये कहूं जरूरत से ज्यादा हो गई है। और उसमें जैसा आजकल अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है जी, उतने इंटरव्यू में नहीं आए, सेलेक्ट नहीं हुए, 1/3 तो अपॉइंटमेंट्स खाली हैं। और जब हम डॉक्टरों को रूरल एरिया में पोस्टिंग देते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करते। देखिए, बेसिक हमारे देश में एक समस्या हो गई कि हम एज ए गवर्नमेंट हम सब करना चाहते हैं, पर नागरिक और नागरिक के साथ जो हमारे डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी है और जो दवा के विक्रेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनमें भी कुछ ना कुछ भारतीयता का अभाव लगता है। तो वरना हम पहले जितनी राष्ट्रीयता हम में थी, अब मुझे लगता है कि हमारे समाज में उसकी कुछ प्रधान साहब आंशिक रूप से कमी प्रधान साहब थोड़ा सा रोकेंगे। आपने कहा कि डॉक्टर जितने इंटरव्यू बुलाए गए थे उतने आए ही नहीं, डॉक्टरों की कमी है। अब 12 सालों में आपने डॉक्टर हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए, क्या प्रयास किया? एक्सेप्ट एक मेडिकल कॉलेज आप खोल पाए, बाकी आज भी वही स्थिति है, जितनी सीटें पहले थी आज भी उतनी ही है। सागर को छोड़ दें तो आप कौन सा मेडिकल कॉलेज खोल पाए? प्राइवेट सेक्टर में भोपाल में ही 5 मेडिकल कॉलेज आ गए। प्राइवेट सेक्टर में आए हैं, सरकार ने किस स्तर पे किया है? प्राइवेट सेक्टर में आपको मालूम है किस तरह एडमिशन हो रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट के ही मोटिवेशन का लाभ उठा के प्राइवेट सेक्टर हेल्थ के सेक्टर में आ रहा है, एजुकेशन के सेक्टर में आ रहा है। और निश्चित ही इसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बिना योगदान या बिना सहयोग के ये संभव नहीं था। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारे मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की सीट्स हमने डबल कर दी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला लें,
तो 2003 से 2015 में सीटों की संख्या डबल हो गई, डॉक्टर्स की संख्या डबल हो गई। थोड़ा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं उसमें 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के रेजिम में स्वीकृत हुए थे। आपको नाम भी बता दूं कहिए तो, चाहे पीपुल्स हो, चाहे अरविंदो हो, चाहे आपका तीसरा जो उज्जैन में मेडिकल कॉलेज वो हो, ये दिव्य सिंह के शासनकाल में इनको स्वीकृति मिली थी। देखिए, निश्चित ही गवर्नमेंट की एक कंटिन्यूटी सिस्टम होता है। कोई एक गवर्नमेंट का के वक्त शुरू हुआ और दूसरी गवर्नमेंट में अगर कंप्लीट हुआ तो इसका क्रेडिट हम ले रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। पर निश्चित ही इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उसमें काफी कार्य हुआ है और डॉक्टर्स के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में। अब जो अभी आप एक प्रश्न उठाया कि इंटर्न्स या जो हाउस जॉब वाले डॉक्टर्स वो स्ट्राइक पे चले गए, तो निश्चित ही ये भी एक जागरूकता है कि हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं, जो इंटर्न्स का काम करते हैं, हाउस सर्जन्स का काम करते हैं, वो भी अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हो गए और साथ में मरीज इतने जागरूक हो गए कि हाथापाई करने लगते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं इसमें समाज में बैलेंस की आवश्यकता है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रयास कर रहे हैं और करेंगे और हम चाहेंगे कि 100% इस शैलेंद्र जी निश्चित तौर पे 12 साल प्रयास में ही बीत गए हैं। जो जूनियर डॉक्टर अपनी मांग कर रहे हैं उनको अगर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो वो हड़ताल पे नहीं जाए। हम आपके पास फिर आएंगे। हम जान लेते हैं कैलाश मिश्रा जी से, प्रतिपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से आपने जो भी कहा उससे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। कैलाश मिश्रा जी। प्रधान साहब का कहना है कि जितने इंटरव्यू के डॉक्टर्स बुलाए, जितनी पोस्टिंग खाली थी उतने डॉक्टर्स इंटरव्यू में आए नहीं। एक सोचने वाली बात है कि उतने डॉक्टर्स क्यों नहीं आए इंटरव्यू देने के लिए। कहीं ना कहीं कोई भी डॉक्टर सरकार में जाने को तैयार नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जाने को तैयार नहीं है। वो डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है या हमारे देश से बाहर जाके नौकरी करना ज्यादा पसंद करता है। वो अपने यहाँ अपने अस्पताल में नौकरी नहीं करना चाहता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 12 वर्ष हो गए। जैसा कि आपने कहा कि कितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोले सरकारी और कितनी सीटें डॉक्टर्स की बढ़ाई, कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। अगर ये सरकार 12 साल के अंदर, मैं समझता हूं, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाई और जो प्राइवेट खुलते हैं वो प्राइवेट लोग अपनी सुविधा के हिसाब और अपनी जरूरत के हिसाब से खोलते हैं। जी जी जी। आपका जवाब समाप्त हो गया क्या? आपने जो शैलेंद्र जी ने कहा। नहीं, और मेरा तो जवाब और लंबा है। आपने जो शैलेंद्र जी ने बोला है, हमारे पूर्व विधायक जी ने, कि स्वास्थ्य विभाग में खास तौर जो व्यवस्थाएं हैं, जो दवाइयां हैं, वो एक अच्छे किस्म की दवाइयां नहीं आती। लोग क्यों इतने उग्र होते हैं, लोग झगड़ा क्यों करते हैं हॉस्पिटल के अंदर? कहीं ना कहीं उन्हें दवाइयां अच्छी नहीं मिलती, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता, तभी जाके हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। आज वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग की कमी है, कंपाउंडर की कमी है, पूरा स्टाफ नहीं है और दवाइयों जो एक अच्छे किस्म की होना चाहिए, मानक के मान से होना चाहिए, मैं समझता हूं वो दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती। बिल्कुल मिश्रा जी, निश्चित तौर पे आपने बात सही की है कि जो दवाइयां सप्लाई होती हैं उसमें मानक के अनुसार नहीं होती हैं। जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं उनको सुविधा नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, मैं आपके पास फिर आऊंगा कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का अगर लेखा जोखा लगाया जाए तो कांग्रेस शासनकाल में जूनियर डॉक्टर ज्यादा समय हड़ताल पे गए थे। आपके जो डायरेक्टर, जो दवाई जो खरीदने के जो लोग हैं, जो जिम्मेवार हैं, उनमें ज्यादातर भ्रष्टाचार दवाई खरीदी में कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी है। शर्मा जी, एक बात यहां सामने आती है, हमेशा उठती है कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जब मरीज जाता है तो इतना ज्यादा उस पे बर्डन डाल दिया जाता है, खास पैसे के लेन देन को लेकर के इतना ज्यादा महंगे हो गए हैं कि उस सितारा होटलों की तरह उनको ट्रीट करने लगे हैं लोग। तो उसमें जो गरीब तबका है वो वहां नहीं पहुंच पाता है और वो उसका इलाज ही संभव नहीं हो पाता। सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है उससे आप भी वाकिफ हैं। आप सरकारी अस्पताल में भी काम कर चुके हैं, आप नर्मदा हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों वहां मानवता नहीं बचती क्या? त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरा लगभग 35 वर्ष का अनुभव है जिसमें मैंने
शासन के लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आज नहीं है, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, मैंने वहाँ भी काम किया है 1988 1989 में, और उसके बाद फिर जिला अस्पताल में भी काम किया है, फिर छोटे अस्पताल से लेकर आज नर्मदा अस्पताल और नर्मदा हेल्थ ग्रुप को हम संचालित कर रहे हैं कई जिलों में। तो ये आपकी बात कहना है कि किसी गरीब का इलाज नहीं होता, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर मेरा अनुभव रहा है कि हमारे समाज में हर किसी चीज़ का एक बजट निर्धारित करती है एक परिवार, चाहे उस घर में एक शादी होना है या फिर दिवाली के समय कुछ उपहार लाने हैं या बाहर छुट्टियां मनाने जाना है। ये दुर्भाग्य है कि कोई इमरजेंसी हो घर में, कोई बीमारी अकस्मात आएगी, इसका कोई बजट निर्धारित नहीं होता। और ये साक्षात मेरा ही नहीं, हमारे जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, उन सबका ये अनुभव होगा कि हमारे पास जब कोई सीरियस मरीज आता है, अचानक से सीरियस मरीज आता है, और आने के बाद में जब उसका हम इलाज शुरू करते हैं, तो उस इलाज में एक डॉक्टर के कारण नहीं होता, उसमें पूरी टीम लगती है डॉक्टर्स की। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कोई भीषण दुर्घटना होती है, कोई बड़ा हाई वेलोसिटी ट्रॉमा आता है, एक्सीडेंट में अपना ही उदाहरण बताता हूँ हमारे अस्पताल का, कि उसको राह चलते त्रिपाठी जी नहीं हमारे अस्पताल ले आए। अब उसको हेड इंजरी है, उसको बड़ी हेड इंजरी है, उसके चेहरे की हड्डियों की टूट फूट है, उसके फेफड़ों में भी चोट लगी है, ब्लड भर गया है, उसके इंटेस्टाइन में भी कोई अंतड़ी में भी दिक्कत है, हड्डियां भी टूटी हुई हैं। अब वो तो जान पे है, बिल्कुल उसकी जान पे पूरा अस्पताल अपनी जान लगा देता है उस मरीज के लिए, और उस वक्त ना तो उससे बजट की बात होती है, हम इलाज शुरू कर देते हैं, और उसके बाद सीटी स्कैन होना है, उसको आईसीयू में लेना है, उसके लिए ब्लड लेना है, उसके लिए दवाइयाँ लेनी है, उसको जो चीज़ें हैं सब के सब शुरू हो जाती हैं। और डेफिनेटली हर किसी चीज़ का अपना एक मूल्य तो निर्धारित होता है, लेकिन केवल परेशानी वहाँ आती है जब उस मरीज के घर वाले कोई बजट के बिना आते हैं, और उसके बाद जो मूल्य निर्धारित है अस्पताल का, वो एक फिक्स मूल्य है जो हर जगह आजकल लिखा हुआ है बिल्कुल। वो चाहे तो मरीज के अटेंडेंट खुद देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब सवाल यही उठता है कि वो जो मूल्य है, वो मूल्य सरकारी अस्पताल की तुलना में बहुत ज्यादा है। मैं 2 गुना भी नहीं कह सकता, 3 गुना भी नहीं कह सकता, ये आप ही बता सकते हैं कितना ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। इस बात का बहुत स्पष्ट मैं आपको चीज देता हूं। मैं एक 100 बिस्तर का अगर जिला अस्पताल है और एक 100 बिस्तर का अगर प्राइवेट अस्पताल चलता है, तो आप उस जिला अस्पताल के ऊपर होने वाला बजट आप देखिए। वो बजट केवल और केवल सरकार देती है। सरकार कितना पैसा उस अस्पताल में देती है, वो एक प्राइवेट अस्पताल के संचालन से ज्यादा पैसा सरकार उस पर खर्च करती है। हम तो कुछ खर्च ही नहीं कर पाते। हम तो केवल ये है कि हमारा जो हमने लोन लिया हुआ है वो मिल जाए हमको, और हमको अस्पताल को चलाने के लिए ठीक ठाक सेवाएं मिल जाए, तो उसकी सेवाएं दे रहे हैं हम उस पर। और उसके बाद आगे कुछ बढ़ना है, हॉस्पिटल मतलब इतना मेडिकल साइंस में हर 3 साल के बाद में एक नए उपकरण आ जाते हैं, हर 3 साल में, और हर 3 साल में इतना बड़ा खर्चा आ जाता है आपका। आपके उपकरण 3 से 5 साल की जिंदगी ज्यादा होती नहीं है उनकी एएमसी को लेके। उसके बाद जो है हर साल अस्पताल के ऊपर खर्चा बढ़ता है, आपको जो है इन्फ्लेशन रेट इतनी ज्यादा है। तो सरकारी अस्पताल में जो अगर आप बजट देखोगे किसी भी 100 बेड के अस्पताल का, उसके डॉक्टर्स को पेमेंट सरकार देती है, सिस्टर्स को सरकार देती है, टेक्नीशियन को सरकार देती है। तो वो अगर पूरा बजट देखोगे तो एक प्राइवेट अस्पताल से कहीं ज्यादा बजट है। बिल्कुल राजेश जी, थोड़ा सा हम आपके इस अनुभव का भी लाभ लेना चाहेंगे। दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। आपने कहा कि जो सरकारी अस्पताल में अगर 100 बिस्तर का प्राइवेट अस्पताल है, 100 बिस्तर का सरकारी अस्पताल है, तो सरकारी अस्पताल में ज्यादा बजट निर्धारित होता है, लेकिन बेहतर इलाज आपके निजी अस्पताल में होता है। तो क्या यहाँ भ्रष्टाचार का मामला है? वहाँ जो 100 अस्पताल में जो बजट जाता है वो कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं मिलती? इसमें केवल है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कितनी है जी। अगर मैंने भी सरकारी अस्पताल में काम किया हुआ है, लेकिन जहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस आ जाती है, ये जो है मतलब डॉक्टर को स्वायत्तता कितनी है जी। मतलब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन था, लेकिन दुर्भाग्य से जिला अस्पताल में जब मेरी पोस्टिंग थी तो मुझे सहायक शल्य चिकित्सक का पद दिया गया था, मुझे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट दिया नहीं गया। मैंने 8-9 साल 10 साल पढ़ाई करके अगर एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की है तब मेरे से वो काम लेना सरकार। तो समहाउ जो हमारा एक जो बना हुआ नियम है, इसमें जब तक क्लास 1 ऑफिसर ना हो जाए या किसी कारण से, तो परेशानी केवल यही आती है कि जो स्पेशलिस्ट है उससे स्पेशलिस्ट का काम लेना चाहिए। और ये अपने अनुभव से भी कह सकता हूं कि हमारा जो देश है ये बड़ा क्लियर कट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक शहरी हिंदुस्तान है और एक ग्रामीण हिंदुस्तान है। इन दोनों सेवाओं के लिए जब तक हम लोग अलग अलग नीतियां निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा रहेगा
जितनी भी सेवाएं हैं वो शहरी क्षेत्र में आती रहेंगी, चाहे वो कोई बड़ा प्राइवेट सेटअप हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, ये सब शहर में भरते जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र इसी तरह से अभावग्रस्त रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपके पास फिर आएंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ जो आता है, जो आम लोगों के जेहन में है, जो आप अगर कहीं सर्वे करें तो 100 में से 90% लोग ये बोलेंगे कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो लूट का जरिया बनते जा रहे हैं, ऐसा कहना है, लोगों का आरोप लगा है। मैं नहीं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, आपके पास फिर आएंगे, लेकिन चूंकि हमारे तीनों अतिथियों ने अपने अपने जवाब दिए, हम निश्चित तौर पर इस समय के अग्निहोत्री जी की टिप्पणी जायज है। अग्निहोत्री जी, आपने शैलेंद्र जी को सुना, आपने कैलाश मिश्रा जी को सुना, हमारे तर्क भी सुने, हमारे डॉक्टर राजेश शर्मा जी को भी सुना, आपकी क्या टिप्पणी है? त्रिपाठी, असल मुद्दा बहुत गंभीर है जी। बात राजनीति की नहीं है। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, बहुत हर सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाएं रही हैं जी। और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से लगभग हर साल स्वास्थ्य को लेकर के शिकायतें रही, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, कि वो चरमरा रही हैं। लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि आज़ादी के इतने सालों बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस अनुपात में समस्याएं बढ़ी हैं, उस अनुपात में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई नहीं हैं। लेकिन जहां शैलेंद्र जी ने जो बात कही कि इतने डॉक्टर मिलते नहीं, डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस से, लेकिन सवाल ये है कि जो सुविधाएं डॉक्टर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स देते हैं, शहर में जो सुविधाएं मिलती हैं वो गाँव में मिलती नहीं है। इसलिए गांव में जाने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं होता अपनी नियुक्ति के समय। तो ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। और जो मुद्दे आपने उठाए वो मुद्दे इतने जायज़ हैं, क्योंकि जो जिस तरह किसी व्यक्ति ने अपनी आंखें दान दी और वो आंखें यदि कचरे में मिली, तो बताइए कितनी दुखदाई बात है। एक व्यक्ति का जीवन रोशन हो सकता था उन आंखों से, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जो भी कारण रहे हों, जैसे भी कारण रहे हों, उन पर कार्रवाई हुई है और जांच भी होगी। मतलब सरकार में जो अव्यवस्था है उसकी वजह, जैसे अभी डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने कहा कि वो ऑर्थोपेडिक्स थे, लेकिन काम उनसे दूसरा लिया जा रहा था। जो सरकारी व्यवस्था है वो अनुकूल नहीं तो इसको ही काफी बेहतर किया जा सकता है। जिस तरह डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने बताया कि जितना बजट सरकार एक जिला अस्पताल को देती है, सरकारी अस्पताल को देती है, वो किसी प्राइवेट अस्पताल के बजट से बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए कि सरकारी हमीदिया हॉस्पिटल जो भोपाल राजधानी में है, उसमें जितनी मशीनरी है, जिस तरह की मशीनरी है, जिस गुणवत्ता की मशीनरी है, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं होगी। लेकिन जब तक आपकी डॉक्टर से पहचान नहीं है, हमीदिया हॉस्पिटल में कोई पहुंच नहीं है, तब तक आपको उतना अच्छा इलाज नहीं मिलता। ये एक आम अवधारणा है। तो ये अवधारणा क्यों बनी कि जब तक आपकी पहचान नहीं है तब तक सरकारी अस्पताल में आपको बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि वहाँ बेहतर उपकरण है प्राइवेट हॉस्पिटल से। प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए भागता है आदमी क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ बेहतर सुविधा मिलेगी, जो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ये दिक्कतें हैं त्रिपाठी जी। बिल्कुल, हमारा सब्जेक्ट ही यही है। हम शैलेंद्र जी के पास जाएं, कैलाश जी के पास जाएं, लेकिन एक हमारा बहुत उसके पहले छोटा सा सवाल डॉक्टर राजेश शर्मा जी से। शर्मा जी, जिस तरह से जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, आपने देखा होगा जो पब्लिक स्कूल है, वहां पे एक नई व्यवस्था की गई है। ठीक है, बड़े घरों के लड़के वहां पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने एक आरक्षित किया है, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके लिए कुछ सीट निर्धारित की है, उनके लिए स्पेशल अलग से उनको पढ़ाई शिक्षा दी जा रही है। क्या आप इस पक्ष में हैं कि ऐसा प्राइवेट अस्पतालों में भी हो कि एक 5%, 10% मरीज जो अपना बिल नहीं अदा कर सकता है, आपका भुगतान नहीं दे सकता है, ऐसे लोगों को आरक्षित किया जाए? मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं त्रिपाठी जी, ये बिल्कुल होना चाहिए जी। और अब ये सब चीज़ें सामने नहीं आती हैं, लेकिन अगर एक एवरेज अगर मैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल की बात करता हूं तो इस तरह के कई पेशेंट आते हैं जिनको काफ़ी चैरिटी में भी काम होते हैं और जितना दे जाते हैं उसमें भी काम होते हैं, कोई मना नहीं करता है। लेकिन मैं इस बात पे भी मुझे पता है कि अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी, तो ये कहना कि हम अगर कोई व्यक्ति आता है उसको ऑलरेडी जो है सरकार ने स्वास्थ्य बीमा में उसके लिए उतना प्रावधान रखा हुआ है, उसका बहुत ही कम प्रीमियम था, शायद 30 रुपए का, और 30,000 रुपए तक का इलाज होता था। तो ये कि उस मरीज का इलाज फ्री में हो, उस मरीज के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरा मुफ्त में इलाज हो रहा है, मैं उतना भी नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। सरकार काफी इस पे बीमा योजनाएं और इंश्योरेंस स्कीमें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, हम निजी अस्पतालों के संचालकों से ये सवाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं उनको एक आरक्षित करना चाहिए कि खुद भी अगर उन्होंने 10% कमाई की है तो उसमें 3% हम गरीब मजदूरों पे खर्च करें। मैं इस पक्ष में हूँ बिल्कुल। और ये इसमें कोई भी जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अपने टोटल बेड्स का कुछ % जो है उनको
समाज के उस वर्ग को जरूर देना चाहिए जिसमें वो पूर्ण रूप से चैरिटी करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपने जो बात कही, निश्चित तौर पे आप चूंकि इस प्लेटफॉर्म में आप ये बात कह रहे हैं तो इसको आप निजी संचालकों के संचालक हैं, उन पे ये बात आप आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है आपने जो कहा है इसको पूरा हो तो कई गरीबों को मुफ्त में इलाज मिल सके। हमारे साथ मंदसौर से एक दर्शक हैं जसवंत राका जी, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं हमारे अतिथियों से। राका जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मेरा सवाल है शर्मा सर से जी। अभी 1-2 रोज पहले ही टीवी पे एक न्यूज दिखाई गई थी जिसमें नर्मदा हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो गई थी जी। और उस मरीज के परिजनों से नर्मदा अस्पताल ने 80,000 रुपए मांगे और उसके बाद उसका शव देने की बात कही जी। तो शर्मा जी जो जिस तरह के राग अलाप रहे हैं, देखिए आप राका जी, आप सवाल करें, अपनी टिप्पणी नहीं करें, विश्लेषण नहीं करें उसमें। आपने सवाल किया है, हम डॉक्टर शर्मा से उत्तर लेंगे इसका। हमारे साथ सागर से एक और दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी सत्येंद्र जी, सवाल करें। सर, डॉक्टरों में क्या ये पृथ्वी लोक के मानव हैं कि दूसरे लोक के हैं? जी, ये डॉक्टर जो बनते हमारे, एक बच्चा जब एक टॉफी लेता 4 आना की तो उससे 14% बेड टैक्स इनकी तनख्वाह के लिए देता है, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए देता है, हर चीज से। हमारा बच्चा जब रोता है जब इनके लिए सुख सुविधाएं मिलती हैं डॉक्टरों को जी, तो ये क्या इसी लोग के हैं आदमी के अन्य लोग के हैं? इनमें मानवीयता है या नहीं है? चलिए, आपका भी सवाल आया है निश्चित तौर पे। ये तो मामला शैलेंद्र प्रधान जी का है कि जो बेड टैक्स लगता है, सरकारी अस्पतालों के लिए जाता है, उनके बच्चों को इलाज नहीं मिलता है। लेकिन शैलेंद्र जी, हम डॉक्टर साहब, हम आपसे पहले जो दर्शक ने सवाल किया है, मैं चाहूंगा आप उसका उत्तर दे दें। राका जी, एक्चुअली बातें पूरी सामने आती नहीं है क्योंकि नर्मदा अस्पताल ट्रॉमा सेंटर है, तो इस तरह के कई मरीज होते हैं हमारे पास में। वो जो जिस मरीज की आपने जो न्यूज में सुना होगा, इस तरह के केसेस प्री मेडिको लीगल केस होते हैं, इनका पोस्टमार्टम होता है। उस मरीज का टोटल जो बिल था, 4 को एडमिट हुआ था, टोटल बिल 1,32,000 रुपए का था और उसके 55,000 रुपये उन्होंने जमा किए थे टुकड़ों टुकड़ों में। और जब उसकी डेथ हुई है तो 77,000 उसके बाकी भी थे। और जब ये उसकी डेथ हो गई तो हमने जो है संबंधित थाने को खबर की, क्योंकि उसकी जो शव है वो हम परिजनों को नहीं सौंप सकते। उनके परिजन चाह रहे थे कि शव हमें मिल जाना चाहिए, पोस्टमार्टम नहीं कराना है। ये एक आम धारणा होती है, पीएम नहीं कराना चाहते, लेकिन ये शासन के आदेश है, हमारे ऊपर हम बंधित हैं कि हमको कोई भी प्रीएमएलसी होती है, एक्सीडेंट का केस होता है, नेचुरल डेथ होती है, उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ता है और पोस्टमार्टम के लिए हमको शव पुलिस को सौंपना पड़ता है। तो 8 बजे डेथ हुई है और 10 बजे के आसपास जो है पुलिस वाले आए हैं। तो 8 से 10 के बीच में उनके घर वाले काफी जिद कर रहे थे, तो उन्होंने जो है उसी वक्त शायद गौर साहब का आना हुआ था हमारे हॉस्पिटल में। तो ये एक मीडिया का एक टोटल भ्रामक प्रचार हुआ वहाँ पे, क्योंकि कहते हुए भी सुना गया, किसी मीडिया के भाई ने उनको बोला था कि आप इस तरह से एक बाइट दे दें कि ऐसा हुआ करके। ये मिथ्या सी भाषा, ऐसे बहुत से मरीज आते हैं और नर्मदा अस्पताल की क्या रेपुटेशन है ये इसके कहने के लिए किसी के बाहर की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पेशेंट के साथ जो आपको जो भ्रामक गलत जो जानकारी है उसमें यह है कि शव पुलिस को सौंपा जाना था, शव परिजनों को नहीं सौंपा जाना था। उनके आज भी 77,000 रुपए जो हैं उनके बकाया है। और इस तरह के जब भी डेथ होती है कोई पेशेंट की, हम कभी भी उनके बैलेंस को हम लेना पसंद नहीं करते। आज तक हमने कभी कोई बैलेंस इस तरह का लिया भी नहीं। मतलब आपका कहना है कि वो इस बीच 2 घंटे के बीच में जो भी हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके कारण ये बात सामने आई। जी, जी। और ये मीडिया के माध्यम से बिल्कुल गलत जानकारी दी। इसको आपको थोड़ा सा सामने आकर के इस बात को बताना था। जैसे आज हमारे प्लेटफॉर्म में आए हैं और आपने चीज रखी है, तो उसको दूसरे उस समय भी बताना था। हो सकता है आपका पक्ष लेने आप वहां मौजूद नहीं हो, इसलिए पक्ष मीडिया नहीं ले पाया हो। शैलेंद्र जी, अभी एक बड़ी बात आई जो हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट में कि आपने, ठीक है, आप सारी स्वास्थ्य सेवाएं आपके बीजेपी शासनकाल में अच्छी चल रही सारी बातें, ये जो किसी की मां ने अपना नेत्र दान किया है और वो नेत्र कूड़े के ढेर में मिला है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या आप इसको नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो एकदम ठप हो गई हैं, खराब हो गई हैं, कूड़ेदान में अगर आंख मिले तो? देखिए, अगर कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी जो अपनी नागरिकता के रूप में जो उसके कर्तव्यों से विमुख होता है, तो ये हम सब के लिए बड़े दुख का प्रश्न है कि अगर कोई परिवार अपनी मां की आंख दान करता है तो वो कूड़ेदान में कैसे गई, ये खुद एक शोध का विषय है। वैसे तो आपने आपकी सरकार नहीं, वो तो आपने
आपकी ही न्यूज में आ गया कि 3 डॉक्टर सस्पेंड हो गए, ये सब ठीक है, पर क्या ये देशद्रोही जैसा कृत्य नहीं है? ये आपकी सरकार में हो रहा है। नहीं, कृत्य देखिए, सरकार एक अलग चीज है। कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर ऐसा कृत्य करता है, वो हमारे ही देश का, हमारी सरकार का, हमारी बंधु है, तो भी क्या इसके ये चिंता का विषय नहीं है? इसमें आप सरकार को दोष देना आप बिल्कुल दे सकते हैं, पर निश्चित मानते हैं ये सरकार की व्यवस्था का दोष है? नहीं, व्यवस्था का दोष बेसिकली हर कर्मचारी, 3 डॉक्टर जिनको सस्पेंड किया, क्या ये उनका कर्तव्य नहीं था? अब आप इसके लिए भी अगर क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर अगर कोई गलत कृत्य कर रहा है और उनको दंडित भी किया है हमारी सरकार में, फिर भी आप हमें ब्लेम करना चाहें तो मीडिया हैज राइट टू ब्लेम अस। नो करण जी, यहाँ सवाल इसका है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, राजा अगर कहीं किसी राज्य का है, उसके यहाँ कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो दोष राजा का होता है। शायद के अग्निहोत्री जी भी इससे निश्चित तौर पे इत्तेफाक रखेंगे। अग्निहोत्री जी, बिल्कुल, ये घटना तो सरकार की व्यवस्था का है। जी, बिल्कुल सरकार की व्यवस्था का दोष है। और ये अग्निहोत्री थोड़ा सा हम रोकें, हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, कमीशन खोरी जो कि सरकारी डॉक्टर निजी हॉस्पिटलों में केस रेफर करके देते हैं, और ये निजी डॉक्टर जो कि मेडिकल जांच रिपोर्ट या सोनोग्राफी आदि जगह से इन पर कमीशन लेते हैं, इन पर पाबंदी क्यों नहीं लग सकती? और दूसरे नंबर ये कि जो सरकारी प्राइवेट नर्सिंग होम को बंद करने की बातें चलती है, प्राइवेट नर्सिंग होम से सरकारी डॉक्टर लोग प्रेरणा क्यों नहीं लेते सरकारी अस्पताल की? ऐसी कदम क्यों उठाए जाते? आपका सवाल आ गया है, निश्चित तौर पे हम डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, शैलेंद्र जी से पूछेंगे कि इनका 12 साल हो गया शासन भारतीय जनता पार्टी का, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को या सरकारी अस्पताल के चलाने वालों को निजी अस्पतालों से प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे साथ है एक और दर्शक है सागर से, कि चौधरी साहब आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ सवाल करें चौधरी साहब, आपका स्वागत है। हाँ, मेरा कहना ये है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, है नहीं, ठीक है, इलाज सही नहीं मिल पाता जी, क्यों नहीं मिलता? नंबर 1 जी। दूसरा ये है कि अगर प्राइवेट में मिलता है तो सरकारी मतलब जो सुविधाएं हैं, जनता के पैसा जो उसमें उपयोग किया है मेडिकल कॉलेजों में सरकारी जी, वो क्यों नहीं मतलब उसका वो होता है? बिल्कुल, आपका सवाल आ गया, हम इसका भी उत्तर लेंगे शैलेंद्र जी से, अग्निहोत्री से। बिरसा जी, यहाँ एक बात ये उठती, चाहे डॉक्टरों की सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे मरीजों के इलाज को लेकर के हो, जो ढर्रा 12 साल से भारतीय जनता पार्टी के आप बोल रहे हैं कि शासनकाल में हो रहा है, वही ढर्रा आपके कांग्रेस शासनकाल में, उसने तो 50 साल शासन किया है, उस समय भी यही हो रहा था। देखिए, जो अभी आपसे सामने जो सवाल आ रहे हैं जी, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से उनका विश्वास ही खत्म हो गया है जी। जिस तरह का आपने अभी सुना, जो लोगों का सागर से, मंदसौर से जो लोगों ने आपसे चर्चा की है, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा ही नहीं रहा स्वास्थ्य सेवाओं पर। मैं डॉक्टर साहब शर्मा जी जिस तरह कह रहे थे कि बीमारी के लिए भी एक फंड होना चाहिए, मध्य प्रदेश की या भारत की जनसंख्या ज्यादातर गरीब लोग हैं। आपका कहना है कि दिवाली का फंड होता है, पढ़ाई के लिए फंड होता है और खर्चे का फंड होता है, लेकिन बीमारी का फंड नहीं होता है। ये मैं डॉक्टर शर्मा साहब की बात नहीं, ये अक्सर हम लोग प्राइवेट डॉक्टरों से सुना करते हैं कि बीमारी के लिए भी लोगों को फंड रखना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक गरीब आदमी बीमारी के लिए फंड रख सकता है? ये तो एक अनहोनी होती है कि पता नहीं कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं कब कौन बीमार हो जाए, इसके लिए कोई पैसे इकट्ठे नहीं किए जाते। वो गरीब आदमी उधार लेके कहीं से भी व्यवस्था करके अपना पैसा लेके जाके इलाज कराता है। मैं नहीं मानता कि इस तरह का फंडिंग यहाँ आप फंड की जहाँ तक मिश्रा जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ फंड की बात। तो अगर गरीब आदमी वो अपने कार्ड बनाता है जहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, उसके कार्ड बनते हैं, तो ये तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये तो सरकार का काम है। अगर कोई निजी हॉस्पिटल संचालक अपना हॉस्पिटल चला रहा, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो फंड सरकारी अस्पतालों में दिया जाता है उससे कम फंड में वो चलाते हैं, तो कहीं न कहीं अब व्यवस्था है, चाहे आपकी सरकार रही हो, मशीनरी भी उसमें अच्छी है। देखिए, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन जनता को भरोसा होना चाहिए जी। सरकारी हॉस्पिटल पर होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल पर होना चाहिए। आज की स्थिति ये है कि लोगों को भरोसा ही नहीं रहा, हमीदिया हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं रहा, जनाना अस्पताल है अपना यहाँ पर, ये आपका
तलैया थाने के पास में, वहां पर लोगों को भरोसा जी वहां भरोसा नहीं रहा पब्लिक को, वो इलाज नहीं कराना चाहते। सरकारी अस्पतालों में लोग जाना नहीं चाहते और प्राइवेट में जाते हैं तो उनको फंडिंग वाली बात आती है। तो आखिरकार लोग जाए कहाँ, ये जनता जाए कहाँ? तो मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस अनुकूल वातावरण नहीं दे पाई थी? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के टाइम में व्यवस्था नहीं हुई या आज दूसरी सरकार, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें व्यवस्था नहीं हुई। ये तो एक व्यवस्था मुस्तकिल होना चाहिए, ये जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए जो भी सरकार रहे, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। जी, जूनियर डॉक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे जो आए दिन हड़ताल पे चले जाते हैं? अभी भी जूनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश की हड़ताल पर हैं। इंदौर में है कहीं जी, इंदौर में जूनियर इंदौर में हैं, कभी भोपाल में होते हैं, कभी ग्वालियर में होते हैं, कभी जबलपुर में होते हैं। निश्चित रूप से उन डॉक्टरों की भी कोई ना कोई मजबूरी होती है तब हड़ताल करते हैं, और जो भी उनकी मजबूरी है, जो भी उनकी मांग है, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। आपके समय भी कांग्रेस शासनकाल में भी जूनियर डॉक्टरों ने जो हड़ताल करते थे तो उस समय उनके स्टाइपेंड की बात आती थी। आज मुझे जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्टाइपेंड जो अन्य राज्यों में मिलता है वो लगभग बराबर सा हो गया है। अब वो सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, और सुरक्षा की मांग की जहां तक बात है तो ये आपके शासनकाल में हुआ था। जूनियर डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की पिटाई की थी। अग्निहोत्री जी, जो भी अभी कैलाश जी ने कहा, शैलेंद्र जी ने कहा, ये जो एक मामला जो अभी जबलपुर का आया है, जो मैंने किसी को नेत्रदान किसी ने किया और उसका सही ढंग से मतलब उन्होंने उपयोग नहीं किया, कूड़े में उस नेत्र को फेंक दिया गया, इसको लेके क्या कहेंगे? क्या इसमें किसकी गड़बड़ी थी? क्या संवेदनहीनता है पूरी तरह से? जी त्रिपाठी, मैं वही बता रहा था आपको कि संवेदनहीनता की परम सीमा है। जी, मुझे लगता है कि वो जो भी सफाई जांच हो रही है, जांच में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन प्राइमा फेसी ये पाया है संभाग आयुक्त ने कि नेग्लिजेंसी हुई है। मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि इस तरह अस्पताल परिसर के कचरे में वो आंखें मिली हैं। तो ये तो किस स्थिति में हुई, क्या हुई, जांच में सामने आएगा। लेकिन फिर भी जिस तरह की घटना हुई है उसकी तो निंदा की जानी चाहिए, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। कम से कम चिकित्सक को आपने कहा कि धरती के भगवान हैं, तो धरती के भगवान इतने संवेदनहीन तो नहीं हो सकते कि जिन आंखों से किसी व्यक्ति की जिंदगी रोशन हो सकती थी और वो उसको कचरे में फेंक दे। अब क्या कारण है? या तो वो एक्सपायर हो गया हो, आंखों का जो भी टाइम होता है कि इतने समय में लगना चाहिए, जो भी कारण रहा हो, लेकिन फिर भी ये कोई भी इसको सराहना नहीं करेगा। कोई भी सामान्य आदमी जो संवेदनशीलता से सोचता है, मानवता से सोचता है, वो इसकी निंदा ही करेगा। त्रिपाठी, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ धरती के भगवान डॉक्टर शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये क्या वजह हो सकती है जो अब हमने एक रिपोर्ट दिखाई, आपने भी देखा कि जो आंख दान करनी थी, किसी को लगानी थी, वो कुछ कूड़ेदान में मिली? ये जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती इसके बारे में पूरा कमेंट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये वाकई जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और संवेदनहीनता का मामला है। क्योंकि एक तरफ तो एक इमोशंस हैं एक परिवार के, जिन्होंने ये एक कदम उठा के मिसाल भी दी कि उन्होंने अपनी मां की आंखें दी हैं, और उसके बाद क्यों प्रॉपर टाइम पे वो आंखें नहीं लगी, या किसी जूनियर स्टाफ के साथ या जो भी नेग्लिजेंस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, ये तो सब संवेदनहीनता है। या सिस्टम क्या होता है उसको क्यों परिपालन नहीं किया गया, ऐसी घटना क्यों हुई है, रिपीटेशन ना हो, ये तो एक चिंता का विषय है। नहीं तो अब क्या वो जो कूड़ेदान में आंख मिली है वो क्या उपयोग लायक रही होगी कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं कि वो जो उसका जो एक विधि होती है, उन डोनेटेड ऑर्गन्स को जिस तरह से रखते हैं, जिस टेम्परेचर पे, जिस स्टेरिलिटी के साथ रखते हैं, अब वो वहाँ से जहाँ भी मिली हैं उसके बाद उन आंखों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति को आप क्या मानते हैं? अगर उपयोग नहीं हो सकता तो एक तरफ उसने आंख भी दान की, दूसरी तरफ किसी के काम भी नहीं आई, एक दुर्भाग्यजनक घटना है सर। जी जी, शैलेंद्र जी, एक बार फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कम से कम कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ, जब 2003 के पहले अगर जाते हैं तो आपके ही लोग लंबे लंबे भाषण देते थे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गांव में अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि 12 साल एक बहुत लंबा समय है कि अब तक स्वास्थ्य सेवाओं को कम से कम बेहतर तो नहीं तो पर कुछ ठीक तो कर सकते थे? देखिए, निश्चित ही स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जहां तक कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को वो सरकारी अस्पतालों पे विश्वास कम हो गया, तो
तो आज भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देखिए कितने मरीज आते हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी क्या है, वहाँ डॉक्टर्स कितने देखते हैं, उनको सर उठाने की फुर्सत नहीं है, इतने पेशेंट्स आते हैं। और मैं डॉक्टर शर्मा की इस बात से सहमत हूँ कि गवर्नमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कुछ हद तक सब्सिडाइज करना चाहिए। जैसा उनका कहना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा फंड यूज होता है, ज़्यादा उसमें क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं हो पाता, क्योंकि हम उतने जागरूक नागरिक हम सब नहीं हैं। तो कुछ हद तक गरीब पेशेंट्स के लिए, जैसा कि स्कूलों में होता कि उनकी फीस दी जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, ऐसी इन हॉस्पिटल्स। डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया कि वो इस पक्ष में है कि कुछ प्रतिशत एक सीट आरक्षित कर दिया। मैंने अगर उनके पास कैपेसिटी 100 पेशेंटों की है तो 5% वो ऐसे लोगों को जो मुफ्त में इलाज दे सके, ऐसे उन्होंने घोषणा की है इस आज न्यूज एक्सप्रेस के मंच से, और वो इस पक्ष में भी है। नहीं, मेरा ये कहना है ये सब्सिडाइज अपनी तरफ से करे वो तो स्वागत है, पर गवर्नमेंट को भी अपना कुछ फंड इनकी फीस को कम करने के लिए, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए इनको कुछ एक्स्ट्रा पेशेंट के हिसाब से कुछ फंड दे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी देश हित का काम कर रहे हैं और सरकारी डॉक्टर्स भी देश हित का काम कर रहे हैं। जनता के हित में है कि इनके ऊपर भी लोड कम हो, या इनको ब्याज जो इनसे लोन हो उसका एक अलग रेट हो, सब्सिडाइज्ड रेट हो, कि ये ज्यादा से ज्यादा सुविधा जनता के लिए उपलब्ध करा। क्या आपको नहीं लगता कि जो निजी अस्पताल है इनमें भी शासन का एक कुछ न कुछ हक होना चाहिए, एक फिक्स रेट होना चाहिए, शासन निर्धारित करे कि अगर आपने अमुक इलाज किया है, ऑक्सीजन दिया है या वेंटिलेटर लगाया तो इसका इतना ही रेट हो। ये अलग अलग निजी चिकित्सालयों में अलग अलग रेट होते हैं। ये कोडिफाई करने का गवर्नमेंट का प्लान भी है, और मेरे ख्याल से पेपर में जो हम सब पढ़ते हैं ये कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत तय भी हुए हैं। और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज की क्वालिटी में भी बहुत फर्क है। एक ऑर्डिनरी डॉक्टर की क्वालिटी में फर्क है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की क्वालिटी में फर्क है, पर निश्चित ही ये इलाज सस्ता होना चाहिए, इससे तो कोई असहमत नहीं होगा। मैं शैलेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी अच्छी मशीनरी होने के बाद, अच्छे बेहतर से बेहतर डॉक्टर होने के बाद, क्या सरकारी अस्पतालों को अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? देखिए, हम सब नागरिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी नागरिक हैं, जो पेशेंट्स हैं वो भी नागरिक हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं वो भी नागरिक हैं। तो हम सबका कर्तव्य है, आप भी मीडिया वाले हैं, आप भी नागरिक हैं, हम सबका कर्तव्य है कि एक पॉजिटिव सोच के साथ सब पॉजिटिव दिशा में चले, जिससे देश का कल्याण हो। संकट पैदा हो गया सरकारी अस्पतालों में। आप दोनों का अनुरोध है, हमारे साथ एक दर्शक है सागर से और पप्पू जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल है सरकार के प्रति, सरकार इतनी जागरूक नहीं है डॉक्टरों के प्रति। क्या है सर, प्राइवेट जो सरकारी डॉक्टर जो हैं जी, इनको सर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने का अधिकार नहीं दिया जाए कि प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज करें। इनकी डबल ड्यूटी सरकारी अस्पताल में लगाई जाए ताकि मरीजों को सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसलिए तो डॉक्टर भाग रहे हैं पप्पू जी, लेकिन हम आपका उत्तर जरूर लेंगे। हम मिश्रा जी से इस बारे में जानना चाहेंगे। मिश्रा जी, जिस तरह से हमारे दर्शक ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर तो नहीं है, प्राइवेट में भी हैं कुछ डॉक्टर और कुछ सरकार में, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और इलाज करते हैं तो वहां ज्यादा बेहतर सेवा देते हैं ना कि सरकारी अस्पतालों में। आप कितना इसके पक्ष में? देखिए, दोनों बातें मैं समझता हूँ सही हैं निश्चित रूप से कि पहले सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनको सरकारी पूरी सेवाएं देना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अगर जरूरत पड़े, अगर किसी मरीज को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं समझता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवा देने में कोई चूक नहीं है, देना चाहिए। अगर किसी इंसान की जान बच सकती है, अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर जाके उसकी जान बचा सकता है तो बचाना चाहिए, इंसानियत के नाते बताना चाहिए। जी जी, डॉक्टर साहब आप कुछ कहें, हमारा भी एक साथ में पूरक प्रश्न ये है कि अलग अलग अस्पतालों की जो भी ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट अगर अलग अलग अस्पतालों में कराया जाता है, उनका रेट भी अलग अलग होता है। क्या इसको निर्धारित नहीं कर सकते क्या? सर, कुछ हद तक तो निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला, एक इलाज एक अलग हो जाता है। जैसे मैं एक छोटे से ऑपरेशन थिएटर की सेटअप की बात करता हूँ,
एक ऑपरेशन थिएटर 50 लाख का भी बनता है और एक ऑपरेशन थिएटर 10 लाख का भी बनता है। उस 50 लाख के ऑपरेशन थिएटर में जो सुविधाएं हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, जो एनेस्थीसिया की मशीन है, जो ओटी टेबल है, लाइट है, वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, वो हम किस स्टैंडर्ड का ले रहे हैं। और उसके बाद जो है अगर 50 लाख की लागत का थिएटर है, अगर उसमें हम 1 घंटा ऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली उसकी फीस हमको अलग रखनी पड़ेगी। वही अगर 10 लाख रुपए का ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है तो उसकी फीस अलग रखनी पड़ेगी। तो ये रेट हमने जो डिस्प्ले करते हैं, हर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने रेट डिस्प्ले किए हुए हैं। और अगर इस रेट को अगर हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो जो लागत है, लागत निकाल के और उसके बाद जो थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके आधार पे ही लिया जाता है। ये एक बहुत ही भ्रांति है जो चीजें हैं कि अगर किसी प्राइवेट अस्पताल की फीस को सरकार निर्धारित करे, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये होना भी नहीं चाहिए। ना तो हम किसी वकील की फीस निर्धारित कर सकते हैं, ना हम किसी 7 स्टार होटल का कमरा निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरह से किसी हॉस्पिटल की भी फीस और उसकी सेवाओं को निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप आगे देखें, हमारे साथ बैठ के हमने जनहित का मामला जहां होता है तो वहां कभी कभी सरकार को कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, साथ में एक और प्रश्न ये है कि आपने जहां 10 लाख और 50 लाख के सेटअप की बात की है, तो जब मरीज कोई आता है, कोई गंभीर मरीज आता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि 10 लाख के सेटअप पे गया तो ठीक नहीं होगा, 50 लाख के सेटअप पे जाएगा तो ठीक हो जाएगा? जब अत्यंत गंभीर स्थिति के पेशेंट आते हैं तो डेफिनेटली ये बात सिद्ध होती है कि जो है जो उपकरण अगर उस लेवल के स्टैंडर्ड्स के नहीं है, मतलब होता है ना छोटे अस्पताल में जो है जहाँ पे सेकेंडरी केयर है वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ पे पूरा इलाज संभव नहीं है, इसलिए हम हायर सेंटर पे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मध्य प्रदेश से आज जो है हजारों जो लोग हैं वो किसी बाहर के बड़े अस्पताल में जाते हैं, मेदांता में जाते हैं, अपोलो में, फोर्टिस में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं क्योंकि वहाँ पे करोड़ों की, अरबों की मशीनें हैं। एक सीटी स्कैन की बात करते हैं, एक छोटा सीटी स्कैन है और एक 264 स्लाइड का सीटी स्कैन है, 4 करोड़ का सीटी स्कैन है, 40 लाख का सीटी स्कैन है। तो 4 करोड़ के सीटी स्कैन में जब सीटी होगा तो उसकी फीस तो अलग लगेगी। और जहां तक बात है सरकार की सुविधाओं की, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो स्वेच्छानुदान मिलता है, और ये तो मैं एग्जाम्पल हूँ सामने कि बहुत से मरीज हैं, ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की सहायता मिलती है। उसके बाद जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना है, बीपीएल कार्ड पे योजना है, तो गवर्नमेंट तो मदद करती है। और इवन ये कहना भी उचित है क्योंकि मैं इसका लाभार्थी हूं। मैं मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में जो है हेल्थ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के तहत की है। केवल पूरे हिंदुस्तान में केवल अपनी ही स्टेट ऐसी है जहाँ पे हेल्थ पॉलिसी में ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मुहैया कराया है कि हमको जो है जमीन और हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर हमको कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, जिसमें हमने होशंगाबाद में हॉस्पिटल भी चलाया है उसमें। तो ऐसा नहीं है, सरकार तो काम करती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सरकार और प्राइवेट जो अस्पताल हैं ये मिलजुल के जो है अगर समाज की सेवा करने पे उतर जाते हैं और इस तरह से किस तरह की कोई सेकंड हो जाती है, पीपीपी मोड पे कई चीजें आ रही हैं। राजस्थान में तो बहुत आगे हद तक हो गया है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कैंसर केयर यूनिट खुल गए हैं, डायलिसिस खुल गया है, सीटी स्कैन खुल गए हैं। इसी तरीके से हम यहाँ भी चूंकि समय समाप्त हो रहा है, यहाँ एक छोटे चूंकि आप जूनियर डॉक्टर भी रहे हैं, डॉक्टर भी रहे हैं, अस्पताल संचालक भी हैं, ये जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे आए दिन जाते हैं, बदतमीजी सुनने को मिलता है कि परिजनों से मारपीट करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है, ये शैलेंद्र प्रधान जी इसके गवाह हैं कि पार्षदों की जिस तरह से जिनके पैर टूटे हुए थे, बिस्तर में लेटे थे, उनको इस तरह से बेरहमी से पीटा है कि बामुश्किल जान बचाकर भागे। ये क्यों होता है? इस संक्षेप में जानना चाहेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है। सर, किसी भी इंस्टीट्यूट में जो एक बच्चा जो है, आप अगर जाके देखते हैं, आप एक मूक दर्शक बन के एक जूनियर डॉक्टर की एक लाइफस्टाइल देखिए आप जाके। 36 घंटे 48 घंटे बिना सोए काम करना पड़ता है। दिन कब होता है, रात कब होती है, पानी पीने मिलता है, भूख नहीं लगती, खाना मिलता है, नहीं मिलता है। हम लोग इतनी सेवा करते हैं, उसके बाद अगर कोई जानबूझ के मारता नहीं है। अगर कोई मरीज इलाज के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें लगभग ऐसा नहीं होता है कि किसी ने जानबूझ के डॉक्टर ने लापरवाही की हो। और उस वक्त जो है आप जो है डॉक्टर काम कर रहा है वहां पे, उस पर उसके परिजन आके हाथापाई पे उतर जाएं, उसको मारने लगे, तो ये सहना तो पॉसिबल नहीं है सर। ये तो जूनियर डॉक्टर ना सहेगा, ना कोई सीनियर डॉक्टर सहेगा। ये समाज को थोड़ी सी तो हमारे प्रति संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी। लेकिन जब वो पिटाई करते हैं तो उसमें कई बेकसूर भी आ जाते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है। आप डॉक्टर पिटते हैं तब तो मीडिया बोलता नहीं है सर। नहीं, हमारा ही जब वो एक साथ आते हैं और मौत आता है और पिटना चालू करता है तो जो मूक दर्शक रहता है वो भी पिट जाता है। आप अगर प्रतिशतता देखते हैं तो डॉक्टर ही ज्यादा पिटे हैं, नहीं, घर वाले नहीं पिटे ज्यादा। जब वो आते हैं तो जिनका दोष है उनके साथ जो मूक दर्शक बना है, गेहूं के साथ घुन पिसता है, वो पिट जाता है। इसलिए कहावत बनी है सर, गेहूं के साथ घुन पिसता है। जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। कैलाश जी, हम आपसे अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे हमारे
इस खास कार्यक्रम ला इलाज अस्पताल को लेकर। जी हम आपकी अंतिम टिप्पणी जानना चाहते, हमारा समय समाप्त हो रहा है। जो हमने कार्यक्रम रखा है ला इलाज अस्पताल, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? त्रिपाठी साहब, मैं समझता हूँ स्वास्थ्य इंसान का एक पहला मुद्दा होता है, और स्वास्थ्य अच्छा रहे और जिसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी से उनकी सेवा कर सके, पूरे डॉक्टर्स हों, नर्सिंग हों, कंपाउंडर हों, जो व्यवस्था होती है हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की, वो होना चाहिए। और सरकार को सरकारी हॉस्पिटल पे अपना भरोसा कायम करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, नहीं तो इसी तरह से जी प्राइवेट हॉस्पिटल बनते जाएंगे। शैलेंद्र जी, आपका भी क्या कहना है? हमारा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट किया। जैसे अभी डॉक्टर शर्मा खुद कह रहे थे कि हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं और हर हिसाब से जनता को लाभ पहुंचे, जमीन निःशुल्क दे रहे हैं, पेशेंट के बीपीएल कार्ड बनाया उनको भी सब्सिडाइज्ड हॉस्पिटल में कर रहे हैं। साहब ने आपका जवाब आसान कर दिया, उन्होंने सत्ता की तरफ से आपको जो बोलना था पूरा बोल दिया। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और माननीय मोदी जी के आने के बाद इस क्षेत्र में काफी प्रयास और गति से चल रहे हैं और सबको इलाज और स्वस्थ भारत ये हमारा स्लोगन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे मैं बता दूं, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से काफी प्रभावित है? के जी, हमारे समय समाप्त हो रहा है, आपका क्या टिप्पणी है? किस तरह क्या होना चाहिए कि कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, जो वहां के मरीज हैं, उनको कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिल जाएं? टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स जितने हैं उसमें हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। और सरकार के सामने जो सरकारी अस्पतालों की जो विश्वसनीयता का संकट है, उस विश्वसनीयता का संकट दूर करने के उपाय करना चाहिए। हालांकि इस सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं, जिनमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, मुफ्त दवाइयां तक वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं हर मरीज को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। तो मुझे लगता है ये हेल्थ की जो सरकारी अस्पतालों की जो विश्वसनीयता आम लोगों के बीच में कायम करने की बात है, वो उसके लिए सरकार को अब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी स्कीम जो लेकर के आई हैं वो आम जनता के लिए बहुत लाभदायक है। त्रिपाठी जी, उसमें बता दूं मैं आपको कि कुल बजट जो होता है उसका मात्र इस साल 2014-15 में जो बजट बढ़ाया है हेल्थ का, वो 3.5% किया है। कुल बजट का मात्र 3.5%, जो कि सबसे बड़ी बुनियादी सुविधा है। अग्निहोत्री जी, आपने जो जवाब दिया, जो टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र प्रधान जी, हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश शर्मा जी, आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस न्यूज के मंच से आपने जो कहा कि सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी कुछ पलंग या सीट आरक्षित होनी चाहिए गरीब मजदूरों, गरीब जो है बीमार है उसके लिए, गरीबों के लिए, जहां उसका प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज हो सके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आम जनता की बुनियादी जरूरतों में शामिल स्वास्थ्य सेवा सरकार का धर्म है और इस धर्म को निभाने के लिए सत्ता में विराजमान महानुभाव कस्में भी खाते नहीं अघाते, मगर सारे कस्में और वादों की हकीकत यह है कि अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं। नतीजतन लोगों को शुरुआती इलाज भी मैसर नहीं होता। यही वजह है कि लोग सरकारी अस्पतालों की बदहाली से घबराकर निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। मगर व्यावसायिकता के इस दौर में सितारा अस्पतालों के खर्च के बोझ में दबकर मरीज का दिवाला निकल जाता है। जान बचेगी या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। इतना सब होने के बाद जिम्मेदार लोग चुप हैं, न कोई प्रयास न कोई पहल। आखिर कब निभाएगा स्वास्थ्य महकमा अपना फर्ज और कब आएगी पटरी पर स्वास्थ्य सेवा? आश्वासन तो बहुत है पर जवाब शायद किसी के पास नहीं। ऐसे में कहना मुनासिब होगा कि खुदा जाने ये दुनिया जलवा गाह है किसकी, हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े नए सवालों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।